आकाशवाणी। ये है आकाशवाणी रेनबो, आपके साथ हूँ एक बार फिर से मैं बबीता त्रिपाठी। आज का जो विषय है वो बहुत खास है। आज हम बात कर रहे हैं कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ पर, और हमारे साथ इसके लिए विशेषज्ञ जुड़ी हैं जो है अपराजिता जग्गी, अतिरिक्त केंद्रीय आयुक्त EPFO मुख्यालय दिल्ली से। तो उनका हम सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं आकाशवाणी रेनबो पर। तो अपराजिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बबीता जी, और सभी सुनने वालों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। तो आप सब अपने सवालों के साथ बिल्कुल तैयार हो जाइए। अगर इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में उठ रहा है तो उसका पूरा का पूरा फायदा उठाइए, क्योंकि आपके लिए फोन लाइंस भी खुली हैं और मैसेजेस के भी रास्ते खुले हुए हैं। तो आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज सिंपली करिए और अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए, या फिर फोन लाइंस खुली हैं उनका उपयोग करिए और डायरेक्टली हमारी जो विशेषज्ञ हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे बात कर लीजिए। 23421080 या 23421084 ये है नंबर जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आप अपना व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं तो अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ भेज दीजिए 9868107070 पर। एक बार फिर से सुन लीजिए 9868107070 पर आपके व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। तो फिलहाल हम आज बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पर, उसको समझ लेते हैं। तो मैम, EPS 95 ये योजना आखिर है क्या? पहले इसको समझते हैं, उसके बाद हम आगे के लिए बढ़ते हैं। जी, कर्मचारी पेंशन योजना 95 केंद्रीय सरकार द्वारा लागू की गई एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जिसके अंतर्गत यदि सदस्य कंट्रीब्यूट करते हैं, वो EPS के मेंबर बनते हैं, तो ईश्वर ना करे पर अगर किसी के साथ कुछ गलत दुर्घटना हो जाती है तो उस स्थिति में परिवार को पेंशन मिलती है। और यदि सदस्य अपनी पूरी सर्विस पूरी करते हैं तो 10 साल की कंट्रीब्यूटरी सर्विस होने पे, यदि उन्होंने कम से कम 10 साल तक कंट्रीब्यूट किया हो इस स्कीम में, तो जब वो 50 साल के हो जाते हैं उसके बाद से वो पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर किसी की नौकरी छूट जाए जल्दी 50 साल की उम्र के बाद, वो पेंशन ले सकता है। अदरवाइज अगर वो पूरी नौकरी करें और पूरी पेंशन पाना चाहें तो 58 वर्ष की उम्र में ये पेंशन दी जाती है। ये आकाशवाणी रेनबो हेल्पलाइन चल रहा है। आपके साथ हूं मैं बबीता त्रिपाठी, और आज जिस विषय पर बात हो रही है एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95, इस पर बात कर रहे हैं हम। और इसके अंतर्गत जो मिलने वाले लाभ हैं उनको समझ रहे हैं, और किस तरह से वो लाभ मिल सकते हैं, और क्या प्रोसीजर है और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। अगर आप सबको नहीं पता है और कहीं भी कोई डाउट है तो इस वक्त आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आप बस एक फोन घुमाइए और अपना सवाल पूछ डालिए। हमारी विशेषज्ञ जो कि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अपराजिता जग्गी, जो कि दिल्ली मुख्यालय में EPFO में अतिरिक्त केंद्रीय आयुक्त हैं, और वो आपके सवालों का जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी भी हैं। EPS 95 योजना है क्या, ये हमने समझ लिया, लेकिन किन लोगों के लिए है? क्या हर कर्मचारी इस दायरे में आ सकता है? कुछ ऐसा ही सवाल तो है। किसका? हमारे लिसनर का। उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार। मेहमान गेस्ट को भी नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरा सवाल ये, मैं क्या बोल रहा हूँ, नेत्र दिव्यांग हूँ, हापुड़ यूपी से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि इस योजना का सदस्य बनने के लिए क्या करना होता है? ये जो योजना है ये बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं उनके लिए है। तो योजना उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होती है जहां पर 20 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हों। कोई भी निजी संस्थान अगर वहां पे 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हों तो उनके लिए अनिवार्य होता है कि वो EPF एक्ट के अंदर कवर हो जाएं। एक बार वो कवर होते हैं तो वहां के लोगों का, जो भी वहां के एम्प्लॉइज होते हैं, उनका PF कटना शुरू हो जाता है। अब PF का जो कटना है, उसके बाद जो पेंशन की सदस्यता है, वहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि 1/9/2014 से पहले, यानी 1 सितंबर 2014 से पहले जो भी व्यक्ति PF का मेंबर बनता था वो ऑटोमेटिकली EPS 95 का भी मेंबर बन जाता था। लेकिन जिन लोगों ने अपनी नौकरी की शुरुआत ही 1/9/14 के बाद की है, उनके लिए अब एक और कंडीशन जुड़ी है कि अगर वो PF के मेंबर फर्स्ट टाइम 1/9/14 के बाद बने हैं
तो पीएफ के भले ही मेंबर हों, पेंशन की सदस्यता उन्हें तभी मिलती है अगर जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया था 1/9/14 के बाद, उस दिन उनका बेसिक वेजेस यानी मूल वेतन और जो उस पे महंगाई भत्ता मिलता है वो मिला के 15,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं जरा और समझाती हूँ कि मान लीजिए आज के दिन में, आज 2025 चल रहा है, 2 लोगों ने अभी नए नए ग्रेजुएट हैं, आए और उन्होंने कहीं किसी संस्थान में नौकरी करनी शुरू की और एक का जो महंगाई भत्ता और मूल वेतन है वो मिला के 14,000 बनता है, जबकि दूसरे की ये दोनों चीजें मिला के 20,000 रुपए बन रही हैं। तो दोनों ही लोग पीएफ के मेंबर बनेंगे, लेकिन पेंशन की मेंबरशिप सिर्फ उसको मिलेगी जिसको 14,000 मिल रहा है। जिसको 15,000 से ज्यादा मिल रहा है मूल वेतन प्लस बेसिक जो उसमें डीए मिल रहा है, वो अगर 15,000 से ज्यादा है तो उनको पेंशन की मेंबरशिप नहीं मिलेगी और उनका जो भी कंट्रीब्यूशन आता है, हमारे पास 2 तरफ से कंट्रीब्यूशन आता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं और एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन करता है। तो वो सारा कंट्रीब्यूशन जिसको पेंशन फंड की सदस्यता नहीं मिलती उसका पीएफ में ही रहता है, और जिसको पेंशन फंड की ईपीएस 95 की सदस्यता मिलती है उसका जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर जमा करता है उसमें से ये 8.33%, 8.33% पेंशन फंड में चला जाता है। फिर वो पेंशन स्कीम का सदस्य बन जाता है और जैसा मैंने पहले कहा, जैसे ही उसकी 10 साल की सर्विस पूरी होती है कंट्रीब्यूट करते हुए, वो पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाता है और भगवान ना करे अगर उसको बीच में कुछ हो तो उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन दी जाती है। सवाल तो आने शुरू हो गए हैं और एक सवाल हरियाणा से आया है रवि कपूर का। इन्होंने कहा फॉर्म नंबर 10C स्कीम सर्टिफिकेट गलती से अप्लाई कर दिया है, तो अपना पैसा ये विड्रॉल करना चाहते हैं, तो ये इसका क्या प्रोसीजर है? देखिए, अगर आपने फॉर्म 10C जब भरा है, एक बार मैं बार बार सभी से ये मेरा निवेदन है, आज जितने भी सुनने वाले हैं, कि अगर आप पीएफ से रिलेटेड या पेंशन स्कीम से रिलेटेड कहीं भी कोई भी फॉर्म भरते हैं या कोई भी जगह आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाती है आपके बारे में, तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप बिल्कुल सही भरें, क्योंकि एक बार आपने कोई गलत ऑप्शन दे दिया तो फिर जो नियम है उसी के हिसाब से ईपीएफओ बाध्य है कार्यवाही करने के लिए। अब जैसा आपने बताया कि आपने फॉर्म 10C भरा और गलती से आपने उसमें स्कीम सर्टिफिकेट लिख दिया, पर क्योंकि आपने स्कीम सर्टिफिकेट लिख दिया है तो हमारे ऑफिस तो बाध्य है कि जो आपने लिखा है उसके हिसाब से सेटल कर दें। तो अगर आपका ये क्लेम सेटल हो चुका है फिर तो अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, आपको स्कीम सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और जो अच्छी बात है, मैं अभी आपको ये भी बताऊंगी क्यों ये अच्छी बात है स्कीम सर्टिफिकेट लेना। लेकिन अगर अगर आपका ये सेटल नहीं होता, किसी कारणवश से, किसी वजह से ये क्लेम आपका रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर अगली बार जब आप दोबारा आपको 10C आप भर रहे हैं तब आप सही फॉर्म भर सकते हैं अपने अनुसार। पर मेरा निवेदन रहेगा कि स्कीम सर्टिफिकेट लेना ही सही है। या तो आप स्कीम सर्टिफिकेट लें या बेटर है आप अपनी हर सर्विस को, क्योंकि आजकल निजी क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं वो किसी एक संस्थान में लगातार काम नहीं कर रहे। हम अक्सर ऐसा देख रहे हैं कि स्पेशली जो यंग जनरेशन है वो एक जगह 6 महीने काम करती है, फिर दूसरी जगह 1 साल काम करती है, जो तीसरी जगह 3 साल काम करती है। तो अगर सब जगह से जो आपने कहा कि 10C भर के विड्रॉल बेनिफिट आप लेते रहेंगे तो नतीजा ये होगा कि जब आप 50 साल के हो जाएंगे आपकी 10 साल की कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस ही नहीं होगी, और उस समय आपको एहसास होगा कि आपने अगर वो नहीं विड्रॉल बेनिफिट लिया होता, क्योंकि आप जो विड्रॉल बेनिफिट ले रहे हैं वो एक आपको छोटे ही अमाउंट का पैसा मिलता है, जो पैसा आप इमीडिएटली खर्च कर दोगे। हो सकता है आप कहीं घूमने चले जाओ कि ये पैसा आया है, या आप कोई फोन अपना नया खरीद लो, उससे ज्यादा आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अभी अपने पे संयम रख के कि हाँ मैं आज की नहीं, मुझे अपने आगे की सोचनी है, बुढ़ापे की सोचनी है, आप विड्रॉल बेनिफिट नहीं लेके अपनी सारी सर्विस को ट्रांसफर कराते हैं, या अगर आपकी सर्विस 10 साल से ज्यादा हो गई है और अब आप दोबारा सर्विस नहीं करने वाले हैं तो उस समय आप स्कीम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर लेते हैं, तो कल को जब भी आप 50 वर्ष के होंगे उस समय अगर आप सर्विस में नहीं होंगे तो इमीडिएटली आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, और अगर आप सर्विस में होंगे तो भी आपको 58 की उम्र में, 58 में स्कीम की मेंबरशिप अपने आप खत्म हो जाती है, तो 58 की एज से आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। और इस दौरान जैसे मान लीजिए किसी ने स्कीम सर्टिफिकेट ले रखा है, तो 2 लोग हैं, अगेन मैं दोबारा से एक एग्जांपल दूंगी कि मानते हैं कि 2 दोस्त हैं ए और बी, ए भी की भी जॉब छूट गई, बी की भी जॉब छूट गई।
ए ने अपना क्या कहते हैं इमीडिएटली विड्रॉल बेनिफिट ले लिया पेंशन स्कीम का, बी ने नहीं लिया, उसने अपना सोच रखा था कि मैं इसको ट्रांसफर कराऊंगा, उसने पीएफ का ले लिया लेकिन पेंशन का विड्रॉल बेनिफिट उसने नहीं लिया, पेंशन की सर्विस उसकी रही, तो खुदा ना खास्ता भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हुआ जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई, तो जिसने विड्रॉल बेनिफिट लिया उसकी परिवार को कोई पारिवारिक पेंशन नहीं मिल पाएगी क्योंकि सदस्यता खत्म हो जाती है जैसे ही आपने विड्रॉल बेनिफिट लिया। लेकिन जिसने विड्रॉल बेनिफिट नहीं लिया था उसकी नौकरी छोड़ने के 3 साल बाद तक भी अगर किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो भले ही पेंशन में कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा हो, नौकरी छोड़ने के 3 साल बाद तक फैमिली को कवरेज मिली रहती है, तो उसकी वाइफ को पेंशन मिलेगी और साथ में उनके 2 बच्चे जो 25 साल से कम उम्र के हों उनको भी पेंशन मिलेगी। तो ये एक सामाजिक सुरक्षा की बहुत ही अच्छी योजना है और मैं तो सबको यही कहूंगी कि कभी भी आप विड्रॉल बेनिफिट नहीं लीजिए पेंशन से, पेंशन की अपनी सारी सर्विस आप लगातार ट्रांसफर कराते रहिए। अब तो हम ऑटो ट्रांसफर की तरफ भी जा रहा है ईपीएफओ, तो ये ट्रांसफर वाला जो प्रोसेस है ये और ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा। तो आप अपनी सारी सर्विस ट्रांसफर कराते रहिए ताकि जब आप रिटायर हों फाइनली उस दिन आपको पता चलेगा क्योंकि ज्यादा सर्विस होती है उसकी उतनी ज्यादा पेंशन बनती है, जिसकी जितनी कम होती है उसकी उतनी कम बनती है, जिसकी 10 साल की भी कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस नहीं होती उसको पेंशन नहीं मिलती, उसको विड्रॉल बेनिफिट ही मिलता है। बहुत अच्छे से आपने समझाया। एक और सवाल आ रहा है, उनको भी ले लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह बोल रहा हूँ जी, हरियाणा से, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से। जी बताइए। मैं सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी में जी एनएचएम के तहत कार्य करता था जी, और अभी जी मैं रिटायर हो चुका हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं अपना जो ईपीएफ का पैसा उसको निकालूं या पेंशन के लिए रखूं। आपने बताया कि आप रिटायर हो गए हैं, तो आप अपनी उम्र बताएंगे, इस समय आपकी उम्र कितनी है? 58 साल हो चुकी है। हाँ जी, तो जब आप 58 साल के हो गए हैं तो अब आप चाहें तो पेंशन आपको मिल जाएगी, बशर्ते जैसे मैंने पहले कहा कि आपका जो कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस है वो कम से कम 10 साल का हो। मैडम 10 साल का और होता है डेफर्ड पेंशन का कि यदि आप चाहें तो अभी पेंशन ना लें, आप 2 साल के लिए रुक सकते हैं, आपको 58 की जगह 60 साल की उम्र में पेंशन मिलेगी और उस स्थिति में आपकी जो पेंशन मिलेगी वो 8% ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए अगर अभी जो पेंशन बनेगी उसमें से 8% बढ़ के आपको वो पेंशन मिलेगी। तो अगर आप अभी पेंशन लेना चाहते हैं तो आप एलिजिबल हो चुके हैं, आपकी 58 साल की उम्र पूरी हो चुकी है, आप फॉर्म भर के अपनी पेंशन ले सकते हैं। तो मैम इसके साथ मेरा सवाल है, क्योंकि हम 10 साल की सर्विस नहीं दे पाए इसमें। हाँ, यही वो पूछना तो चाह रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा, मैं जो बार बार सबसे निवेदन कर रही थी कि होता यही है, आपकी यहाँ 10 साल की नहीं रही होगी लेकिन पहले आपकी कहीं ना कहीं सर्विस रही होगी और आपने नहीं, ईपीएफ कहीं भी नहीं कटा। यहाँ अप्रैल 2016 से चालू हुआ था ईपीएफ। तो इसके बारे में यही जानकारी। आपका कंट्रीब्यूटरी सर्विस आप बताएंगे कितने टाइम आपका कंट्रीब्यूशन हमारे पास आया है? ये अप्रैल 2016 से चालू हुआ था और जी समझो कि मार्च तक आया है, 2025 तक। मार्च 2025 तक है। हाँ, तो आपके सिर्फ 9 साल ही हुए हैं, 1 साल की वजह से आप पेंशन से वंचित रह गए, तो आपको पेंशन नहीं मिल पाएगी, आपको विड्रॉल बेनिफिट ही मिलेगा। तो आप तुरंत अपना टेंसी फॉर्म भर दें और विड्रॉल ले लें। मैम कहीं दूसरी जगह सेवा करके जोड़ दूं तो? 58 वर्ष के बाद की गई सेवा जुड़ती नहीं है क्योंकि 58 साल में पेंशन फंड की मेंबरशिप बंद हो जाती है। क्योंकि तो मैं यही आप सोच रहा था, अगर कहीं जॉब करेंगे भी तो आपका पेंशन का पैसा नहीं कटेगा, वो सारा का सारा पीएफ में जाएगा। अगर गलती से एम्प्लॉयर काट भी लेगा पेंशन का पैसा तो भी वो हम आपका पीएफ में वापस करके आपको वापस कर देंगे। अच्छा जी, तो मुझे विड्रॉल कर लेना चाहिए। काश कितना अच्छा होता अगर आपने 1 साल और सर्विस की होती तो क्या करें जी। हाँ जी, लागू ही नहीं किया जी सरकार ने, लागू ही, क्योंकि एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कार्य किया था। जी। चलिए कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। बट ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है विकलांगता पेंशन के लिए क्या पात्रता होती है, शायद ये पूछना चाह रहे हैं, कुछ आधा सवाल दिख रहा है। किशनगंज से मैसेज आया पैंथर तोमर का। जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और मैं चाहूंगी कि जितने भी श्रोता हैं जो भी सुन रहे हैं वो इसको ध्यान से सुनिए, और अगर आपके आसपास आपको कोई आदमी ऐसा मिले जिसको इसके तहत जो ईपीएस का सदस्य हो और उसे डिसेबल पेंशन मिल सकती हो तो उनकी मदद करें कि वो हमारे पास उसके लिए
लिए आवेदन करें। तो जो डिसेबिलिटी पेंशन होती है उसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि जो आपकी नौकरी छूटी है वहां एम्प्लॉयर ये लिखे कि भाई आपका जो जॉब छूटने का रीजन है वो डिसेबिलिटी है ना। क्योंकि हमारे पास अक्सर क्या होता है कि जो जॉब छोड़ने का रीजन एम्प्लॉयर बताता है और खुद एम्प्लॉय भी बताता है, वो गलती से वहां पे रेजिग्नेशन लिख देता है, जबकि जो जॉब छूटी है वो तो डिसेबिलिटी की वजह से छूटी है कि आपका अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसका एक लिम्ब काटना पड़ा और इस वजह से वो जो काम कर रहा था वो नहीं कर पा रहा है अब, तो वो डिसेबल्ड हो गया और इसी वजह से वो अब उस काम को नहीं कर सकता, उसकी नौकरी गई। तो उसका जो रीजन ऑफ एग्जिट है उसमें रीजन ऑफ एग्जिट में लिखा जाना चाहिए परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। सेकेंडली, आपको एक जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, जो डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है, वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। आपका एम्प्लॉयर क्लेम अटेस्ट करेंगे, आपका जो क्लेम भरा जाएगा वो एम्प्लॉयर के थ्रू आएगा कि हाँ इनकी जॉब जो है वो डिसेबिलिटी की वजह से हुई है, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप साथ में इनक्लोज करेंगे। तो आपको ये पेंशन जो भी है, अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो वो पेंशन उसको मिलनी शुरू हो जाती है उस सदस्य को। तो इसमें कोई आयु सीमा भी नहीं है, भगवान ना करे किसी का के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर मान लीजिए कोई कर्मचारी पेंशन योजना का सदस्य बना 2020 में और 2025 अभी चल रहा है, आज की डेट में अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो डिसेबल्ड हो जाता है और फिर वो जॉब नहीं कर सकता, एम्प्लॉयर के थ्रू उससे ये उसका क्लेम फॉर्म आता है, तो जो उसको पेंशन है वो इमीडिएटली मिलनी शुरू हो जाएगी और लाइफ लॉन्ग मिलेगी। इसलिए अगर ऐसा कुछ है तो आप प्लीज इस तरीके से इस प्रोसीजर को फॉलो करें, सर्टिफिकेट लगाएं, एम्प्लॉयर के थ्रू क्लेम फाइल करें ताकि आपको इस पेंशन का लाभ मिल सके। पैंथर का एक सवाल और भी है कि लेटेस्ट अपडेट के तहत न्यूनतम पेंशन क्या है? जो न्यूनतम पेंशन है, देखिए जो पेंशन फंड है, जो कर्मचारी पेंशन योजना है, इसके तहत एक पेंशन फंड होता है जहां सभी एम्प्लॉयर्स जो अपने सदस्यों के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं पेंशन में 8.33% वो जाता है। साथ में केंद्रीय सरकार भी इसमें कंट्रीब्यूट करती है 1.16%, वो भी पेंशन फंड में जाता है। तो इस पेंशन फंड में जो पैसा इकट्ठा होता है उसी से सब लाभ दिए जाते हैं। अब चूंकि कंट्रीब्यूशन तो अभी के लोग कर रहे हैं और लाभ जो मिलता है वो जिन्होंने पहले सर्विस की उनको मिल रहे होते हैं, तो ताकि फंड में पैसा बना रहे इसलिए हर साल इसका एक मूल्यांकन किया जाता है। एक एक्चुअरी जो होते हैं जिनको एज वैल्यूअर केंद्रीय सरकार नियुक्त करती है, वो पेंशन फंड का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करके वो देखते हैं कि हाँ क्या ये फंड सभी जो सदस्य हैं उनको आने वाले समय में हमें जो लाभ देने हैं वो हम इससे दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो जो पेंशन योजना है उसके मूल्यांकन के आधार पे अभी उसमें पेंशन में मिनिमम जो है उसमें कोई और बढ़ोतरी नहीं हो सकती। तो जो इस वक्त मिनिमम पेंशन है वो 1/9/2014 से जारी है। 1/9/2014 से जो मिनिमम सदस्य की पेंशन थी वो 1000 रुपए है। यही मिनिमम जो पेंशन है 1000 रुपए प्रति माह की, ये विधवा या विधुर पेंशन, जहां पे नॉमिनी, जहां वाइफ नहीं है, चिल्ड्रन भी नहीं है तो नॉमिनी पेंशन, और जहां नॉमिनी भी नहीं है तो डिपेंडेंट पेरेंट पेंशन अगर मिलती है तो उसमें भी 1000 रुपए न्यूनतम मिलता है। साथ ही जैसे मैंने बताया पहले कि फैमिली पेंशन में जो वाइफ या हस्बैंड होते हैं उनके अलावा बच्चों को भी साथ में पेंशन मिलती है। एक टाइम पे 2 बच्चों को मिलती है जो 25 साल से कम उम्र के हों। तो वो जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो मिनिमम पेंशन है वो 250 रुपए प्रति माह है। और अगर किसी बच्चे के माँ बाप दोनों ही नहीं है तो फिर उनको ऑर्फन पेंशन दी जाती है जिसमें मिनिमम 750 रुपए प्रति माह है। और जैसा मैंने अभी बताया कि जो डिसेबल्ड मेंबर हो जाता है उसको लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलता है, उनका भी मिनिमम 1000 रुपए है। अगर किसी सदस्य की मृत्यु होती है और उसके परिवार को पेंशन मिलनी शुरू होती है और उनका कोई बच्चा यदि डिसेबल्ड है तो उस बच्चे के लिए 25 साल की कोई आयु सीमा नहीं है, उसको लाइफ लॉन्ग, उसको पूरी जिंदगी वो पेंशन मिलती है। आज कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ पर बात कर रहे हैं। हमारी जो विशेषज्ञ हैं वो हैं दिल्ली मुख्यालय ईपीएफओ में अपराजिता जग्गी, अतिरिक्त केंद्रीय आयुक्त पेंशन। तो उनसे हम बात कर रहे हैं और आप सबके जो सवाल हैं वो सब भी ले रहे हैं। अगर अभी तक आपने सवाल नहीं पूछा, कोई भी डाउट है जो रह गया है, तो 23421080 या 23421084 पर आप कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। 9868107070 ये है हमारा व्हाट्सएप करने का नंबर, 9868107070। आपके साथ हूं मैं बबीता त्रिपाठी। फिलहाल
जो सवाल है वो किसका है? राकेश दिल्ली से बड़ा बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल पूछा है उन्होंने, क्योंकि ये सवाल मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेन कोई भी जो मेंबर अगर कोई कमा रहा है तो अपनी फैमिली के लिए कमा रहा है, और अगर वो नहीं रहा तो ऐसे में फैमिली को जो लाभ है, फायदा है, वो मिलना बहुत जरूरी होता है। और ऐसे में ये जो सवाल है वो बहुत वैलिड हो जाता है राकेश का, और सबके लिए बहुत जानना जरूरी कि 10 साल इन्होंने नौकरी कर ली है और किसी कारणवश इनकी डेथ हो जाती है। अगर ऐसा होता है तो क्या मेरी वाइफ को पेंशन मिल सकती है? ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं चाहती हूँ कि सभी इस उत्तर को थोड़ा ध्यान से सुने। जो सदस्य होता है कोई भी ईपीएस का, अगर आप मेंबर बन गए तो मेंबरशिप के दौरान अगर किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो इमीडिएटली जो फैमिली है उनको पेंशन मिलती है। जो उनकी वाइफ होंगी और जो उनके 2 बच्चे होंगे 25 साल से कम उम्र के, उनको डेट ऑफ जो भी डेथ है वहां से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए आपकी पेंशन की मेंबरशिप है लेकिन आपकी जॉब छूट गई, किसी की जॉब छूट गई, और जिस वक्त उसकी जॉब छूटी थी अभी नई जॉब नहीं लगी, इस बीच में मृत्यु हो जाती है, तब भी परिवार को पेंशन मिलती है, बशर्ते उस सदस्य ने विड्रॉल बेनिफिट ना ले लिया हो, उसका पेंशन का कंट्रीब्यूशन अभी हमारे पास ही हो, और नौकरी छोड़े हुए 3 साल से ज्यादा का समय नहीं हुआ हो, तो भी फैमिली को पेंशन मिलती है। अब जो क्वेश्चन राकेश जी ने पूछा कि मैं 10 साल की सर्विस पूरा कर चुका हूं, तो अगर 10 साल की सर्विस में लगातार आपने कंट्रीब्यूशन दिया है, कोई ब्रेक नहीं है, मतलब 10 साल की आपकी कंट्रीब्यूटरी सर्विस ईपीएस में हो गई है, तो फिर आपकी फैमिली को हमेशा के लिए ही अगर आपको कुछ होता है तो उनको पेंशन मिलेगी। मान लीजिए आप अभी 50 वर्ष के नहीं हैं और 10 साल की कोई सदस्य है जिसकी 10 साल से ऊपर की सर्विस हो गई थी, जॉब छूटे हुए भी 8-10 साल हो गए थे, तो भी अगर उसकी मृत्यु हो जाती है 58 वर्ष से पहले तो परिवार को पेंशन मिलेगी। और 58 वर्ष के बाद अगर मृत्यु होती है तो 58 वर्ष में हम सदस्य की पेंशन लगा देंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा था, जैसे ही 58 वर्ष पूरे होते हैं ऑटोमेटिकली जिनकी भी जो सर्विस है वो 10 साल से ऊपर होती है उनको पेंशन मिलनी चाहिए। तो उनकी पेंशन उस दिन से लगा के और फिर जिस दिन जो भी अनफॉर्चुनेट इवेंट जब हुआ है, डेथ हुई है, उस दिन से परिवार को पेंशन मिलेगी। तो आप निश्चिंत रहें, आपने 10 साल की कंट्रीब्यूटरी सर्विस पूरी कर ली है अगर, तो आपका परिवार अब हमेशा के लिए कवर्ड है। आपकी जो वाइफ हैं वो इस प्रोटेक्शन में रहेंगी और आपके बच्चे जो 25 साल से कम उम्र के आयु हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। एक सवाल लेते हैं। हेलो बताइए। हाँ, जितेंद्र जयपुर से। मैडम ये बोलना चाह रहा था कि यूपीएस और एनपीएस में क्या डिफरेंस है? हम लोग जैसे प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, हम लोग का कोई कट्टा उठता नहीं, तो हम तो एनपीएस में जमा कर ही सकते हैं, तो ये एनपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है? और मैडम आप बहुत अच्छा बता रही है। जैसा आपने जो बताया उसके हिसाब से मेरे ख्याल से आप ईपीएस के मेंबर नहीं हैं। आपने कहा आपका पीएफ वगैरह नहीं है लागू आपके ऊपर, और आप जानना चाह रहे हैं कि यूपीएस और एनपीएस में क्या फर्क है। तो जो यूपीएस है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, वो उसमें आप नहीं जा सकते हैं अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। तो वो सिर्फ जो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए ही यूपीएस लागू हुई है। एनपीएस का कोई भी सदस्य बन सकता है। मैं खुद भी एनपीएस की वॉलंटरी मेंबर हूं, मैंने भी ले रखी है। तो उसमें आप जैसा कंट्रीब्यूशन जमा करते हैं वो इकट्ठा होता रहता है, और फाइनली जब आप 60 इयर्स ऑफ एज में पहुंचेंगे तो आपको उसमें से पेंशन भी मिलेगी और आप कुछ लमसम भी विड्रॉ कर पाएंगे। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आपने एनपीएस की मेंबरशिप ले रखी है। अपने परिवार के लिए, अपने वृद्धावस्था के लिए सोचना जरूरी है। और साथ ही मैं ये भी आशा करती हूं कि आप जहां भी काम कर रहे हैं, यदि वहां 20 से अधिक एम्प्लॉय हो जाते हैं या कल को वो ईपीएफ एक्ट के अंदर आ जाता है, तो आप फिर तो ईपीएफ के मेंबर भी अवश्य बने, ताकि आपको ईपीएफओ की भी जो स्कीम्स हैं उनका लाभ मिल सके। एक सवाल आ रहा है कि मेरे फादर का पेंशन फंड 63K का अमाउंट है, तो इस पर कितना पेंशन मिलेगा? पेंशन फंड में 63K का अमाउंट है। देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, अंजनी मिश्रा, ईपीएस के अंदर जो पेंशन बनती है वो कितना अकाउंट में पैसा है उस पर आधारित नहीं होती। हम जो पेंशन की गणना करते हैं वो हम करते हैं कि कितने साल तक कंट्रीब्यूशन आया, जिसे हम कंट्रीब्यूटरी सर्विस या पेंशनेबल सर्विस कहते हैं। पेंशनेबल सैलरी है, यानी आखिरी 5 साल की जो सैलरी थी उसका हम
एवरेज निकालते हैं। तो जिसने भी 1/9/14 के बाद ज्वाइन किया है उसका सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और 70 से डिवाइड करके, इन दोनों चीजों को सर्विस और सैलरी और फिर उसे 70 से डिवाइड करके वो पेंशन देय होती है। तो आपके जो आपने बताया है, और सेकेंडली पेंशन का अकोमोलेशन भी नहीं मालूम होता है, क्योंकि जो पेंशन है पेंशन पूल्ड फंड में जाता है, तो उसमें अमाउंट बेस नहीं है। मैं बार बार रिपीट करूंगी, जो अमाउंट ऑफ पेंशन बनता है वो सर्विस कितनी है और सैलरी कितनी है उसके आधार पे हम गणना करते हैं, और सभी सदस्य जो हैं इसका लाभ उठा सकते हैं। हमारी वेबसाइट epfindia.com में अगर आप जाएं तो वहां एक पेंशन कैलकुलेटर दिया हुआ है। तो आप जैसे जानती होंगी कि आपके पिताजी ने कितने सालों तक कंट्रीब्यूट किया है, कितनी उनकी सर्विस है, आप वहां वो सर्विस के डिटेल डालेंगे, उनके वेतन के डिटेल डालेंगे, तो वो कैलकुलेटर गणना करके आपको बता देगा कि कितनी पेंशन उनकी बनेगी। ओके, हैदराबाद से एक सवाल आया है कि ईपीएफओ से अपना अमाउंट निकाल दूं तो मुझे फुल अमाउंट नहीं आता है, तो क्या इसका डिडक्शन होता है? ईपीएफओ से आप अमाउंट निकालते हैं और फुल अमाउंट नहीं आता है, ये प्रश्न थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो जो कारण हो सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला कारण तो ये हो सकता है कि आपने एडवांस मांगा। तो जब आप एडवांस मांगते हैं तो एडवांस के नियम हैं, स्कीम में लिखा हुआ है कि किस चीज के लिए कितने अमाउंट का, कितने महीने का वेतन या जो प्रोविडेंट फंड इकट्ठा हुआ है उसका कितना हिस्सा दिया जा सकता है। तो आप भले ही कुछ भी माने तो उस नियम के अनुसार जितना बनता है वो ही आपको मैक्सिमम दिया जा सकता है, तो इस वजह से आपको कम मिल सकता है। दूसरा एक रीजन हो सकता है कि जब विड्रॉल लिया जाता है, जब आप जॉब छोड़ते हैं और उस वक्त विड्रॉल लेते हैं, तो उस समय जो अगर एक अमाउंट से ज्यादा का पीएफ है और सर्विस 5 साल से कम की है तो टैक्स डिडक्शन हमें करना पड़ता है सोर्स पे, टीडीएस जिसे कहते हैं। तो जिन लोगों का वो टैक्स कटता है उनका भी अमाउंट जो वो सोच रहे होंगे उससे थोड़ा सा कम मिलेगा। ये जो हम डिडक्ट करते हैं इसका हम सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं। हाँ, जी। तो अभी जो सवाल है ना वो इतने सारे आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जल्दी जल्दी हम कवर करते हैं उनको। तो पैंथर का एक सवाल और है कि उन्होंने कहा है कि कोई सदस्य बिना जीवन साथी के मर जाता है तो उसने 2 बच्चों को अडॉप्ट कर रखा है, तो क्या उनको पेंशन मिलेगी? जी जरूर, जो अडॉप्टेड बच्चे हैं उनके वही लीगल राइट्स होते हैं जो नेचुरल बॉर्न चाइल्ड के होते हैं। तो अगर उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है और उनके परिवार ये सर्टिफिकेट्स हैं कि हाँ अडॉप्ट किया हुआ है, देखिए अडॉप्शन लीगल होना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि आप किसी बच्चे को ले लेते हैं लेकिन आप कानूनी कार्यवाही पूरी नहीं करते, तो अगर ऐसा आपने कानूनी कार्यवाही पूरी नहीं की है तो तुरंत कर लें। अगर कानूनी कार्यवाही पूरी होगी, वो लीगली अडॉप्टेड बच्चा है, तो उसको पेंशन मिलेगी। एक सवाल श्रेया का आ रहा है, इन्होंने कहा है कि 20 इयर्स की सर्विस किसी ने की है तो उसको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, और कैलकुलेशन 10 इयर्स के बाद what is the calculation of 10 years? Is it 9.6 years also calculated as 10 years? हाँ, जो हम एलिजिबिलिटी के लिए जब हम कैलकुलेशन करते हैं, देखिए एक पात्रता के लिए वहां हम 9.6 को 10 में राउंड ऑफ कर देते हैं जब एलिजिबिलिटी के लिए करते हैं, लेकिन जब हम पेंशन की गणना करते हैं तब राउंडिंग ऑफ नहीं होती है, तब एग्जैक्टली जितनी सर्विस होती है उसके आधार पर पेंशन की गणना होती है। दूसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा तो वो सच है कि जिनकी भी आज की दिन में 20 साल से ज्यादा की पेंशनेबल सर्विस होती है और वो सुपर एनुएशन पेंशन लें, सुपर एनुएशन मतलब 58 वर्ष की आयु में पेंशन लें, तो उनको 2 साल का बोनस दिया जाता है। उनकी जो सर्विस होती है 1/9/14 से पहले की, उसमें 2 साल ऐड कर दिए जाते हैं और उनकी पेंशन की गणना की जाती है। तो अगर किसी की 20 साल से ज्यादा की सर्विस है तो उनको मैं ये सलाह देना चाहूंगी कि वो अर्ली पेंशन ना लें, क्योंकि अगर वो 56 या 57 या 50 के बाद की आयु में ले लेंगे पेंशन तो ये 2 साल का उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा, जबकि अगर वो 58 में लेंगे तो ये 2 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा। नीतीश नोएडा से लिख रहे हैं, इनकी मदर की एज 64 है। इन्होंने कहा कि मेरी मदर ने HCL से VRS ली थी मई 1999 में, बट पेंशन सर्टिफिकेट बहुत पुरानी है और ऑनलाइन कुछ नहीं हो सकता, और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट मान्य हैं? हाँ, जैसा आपने बताया शायद ये काफी पुराना अकाउंट है, तो पहले तो मैं ये आपको इसमें थोड़ा सा इनका जो अकाउंट है उसके डिटेल निकाल के इसको आधार लिंक्ड कराना पड़ेगा। एक बार ये आधार लिंक्ड अगर हो गया तो फिर आप थ्रू मोबाइल OTP के थ्रू आप ऑनलाइन भी क्लेम फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन सुविधा है। और साथ में आप जो कंसर्न्ड ऑफिस है वहां पे जो स्कीम सर्टिफिकेट है उसे संभाल के रखिएगा, वो आपको जमा कराना होगा पेंशन लेने के लिए, क्योंकि अगर स्कीम
क्लेम सर्टिफिकेट गुम जाता है तो थोड़ा सा जो ऑफिशियल प्रोसेस है वो लेंदी हो जाता है, क्योंकि फिर एक इंडेमनिटी बॉन्ड देना होता है कि भाई ये हमसे गुम हो गया है, इसका कहीं और मिसयूज नहीं होगा। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आप पीएफ कार्यालय है वहां पे संपर्क करें, इस अकाउंट को आधार लिंक्ड करवाएं और उसके बाद क्लेम फॉर्म वगैरह सारे भरें। अगर आपकी मदर की 10 साल से ऊपर की सर्विस है तो वो पेंशन की हकदार है और उनको 58 वर्ष की आयु से पेंशन मिलेगी। तो अभी आपने कहा 66 है तो उनको पिछले 8 साल का एरियर भी मिलेगा। तो आप इस काम को तुरंत करें ताकि उनको देय लाभ मिल सके। प्रोफेशनल है ये, इन्होंने कहा कि सेल्फ एम्प्लॉयड हूं और क्या हमारे जैसे बिजनेस ओनर्स का कुछ पेंशन योजना उनके लिए है? ये खुशबू जैन महाराष्ट्र से लिख रही हैं। हाँ, आप लोगों के लिए ऑलरेडी ईपीएफओ में नहीं है। ईपीएस 95 के सेल्फ एम्प्लॉयड लोग मेंबर नहीं बन सकते। जैसे मैंने पहले कहा, ये सिर्फ निजी प्रतिष्ठानों में जो लोग कार्यरत हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए ये पेंशन योजना है। इसके नाम से ही ये क्लियर है कि कर्मचारी पेंशन योजना है। लेकिन जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनके लिए आज के दिन में भारत सरकार द्वारा कई सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, कई पेंशन योजनाएं हैं, पेंशन भी है, एनपीएस है, अटल पेंशन योजना है। तो काफी सारी योजनाएं हैं। अगर आप एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं हर महीने तो एनपीएस की आप सदस्यता ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा कम अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो आप और टैक्स पेयर नहीं है तो आप अटल पेंशन योजना के मेंबर बन सकते हैं। आपके साथ हूं मैं बबीता त्रिपाठी और मेरे साथ आज की जो एक्सपर्ट हैं वो है अपराजिता जग्गी, जो कि अतिरिक्त केंद्रीय आयुक्त पेंशन ईपीएफओ दिल्ली मुख्यालय में है। तो उनसे हम बहुत सारे सवाल, हम क्या आप सब पूछ रहे हैं और जो आप सबके जो सवाल है मैं चाहती हूँ बिल्कुल मिस ना हो, तो जो भी टाइम है उसका यूज करते हैं और पूछ डालते हैं। वन ऑफ आवर एम्प्लॉय हु वाज continuously working around 42 years, then he will get same 2 years of bonus. ये क्वेश्चन है। वो शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि जो 20 साल से ऊपर वाले हैं उनको 2 साल का बोनस मिलता है, तो जिसने 42 की उसको आप चाह रहे हैं कि शायद ज्यादा बोनस मिले। हाँ। लेकिन अभी स्कीम के प्रावधान के अनुसार 2 साल का ही बोनस मिलेगा। आगे चल के जो कर्मचारी पेंशन योजना है इसमें समय समय पे संशोधन किए जाते हैं, तो लेट्स सी आगे जाके अगर कोई चेंज होता है। आज की तिथि में अगर किसी की ज्यादा सर्विस भी है तो भी जो मैक्सिमम बोनस अलाउड है वो 2 साल का ही है। एक सवाल और है जो मैं चाहती हूँ कि ले लें, क्योंकि ये उज्ज्वला पाठक ने लिखा है कि हायर पेंशन के लिए कैसे अप्लाई करें कि जब मिनिमम पेंशन 7500 से स्टार्ट हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन मेरे ख्याल ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हम भी अक्सर पढ़ते रहते हैं नेट वगैरह में, ये रूमर अक्सर आता रहता है कि मिनिमम पेंशन बढ़ने वाली है। हाँ। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि जो पेंशन फंड है उसका हर साल मूल्यांकन होता है और उस मूल्यांकन के आधार पर अभी मिनिमम पेंशन को नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि इतने फंड नहीं है। लेकिन हाँ, ये लोगों की बहुत डिमांड आती रहती है कि पेंशन बढ़ाई जाए, तो हम लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं कि कोई ऐसा तरीका निकले, कोई वे आउट निकले जिससे कि बढ़ाई जा सके। बट अभी फिलहाल मिनिमम पेंशन 1000 ही है। My question is about as we cross the basic salary limit 15,000 after contributing 10 years, will the benefit remains? हाँ, बेनिफिट रहेगा। जैसे मैंने पहले कहा, आपका जो सदस्यता है दैट विल बी गेट डिसाइडेड बेस्ड ऑन योर सैलरी एज ऑन डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अगर आपने 1/9/14 के बाद ज्वाइन किया और जिस दिन आपने ज्वाइन किया उस दिन अगर आपकी सैलरी 15,000 से कम थी तो उसके बाद आगे चल के वेदर योर सैलरी बिकम्स 50,000 और 1 लाख और 2 लाख, आप हमेशा ईपीएस के मेंबर रहेंगे। लेकिन आपका जो पेंशन में कॉन्ट्रीब्यूशन कटेगा वो सिर्फ 15,000 पर ही कटेगा, क्योंकि पेंशन स्कीम में 15,000 से ऊपर की राशि पे कंट्रीब्यूशन देने का प्रावधान 1/9/14 के बाद से नहीं है जो नए सदस्य हैं उनके लिए। तो आपको 15,000 पे लगातार इसमें कंट्रीब्यूट करना होगा। और ये जो 15,000 है ये वेज सीलिंग है, ये वेज सीलिंग भी समय समय पे सरकार बढ़ाती है। तो आगे चल के जब भी सरकार इस वेज सीलिंग को बढ़ाएगी तो आपका फिर उसी हिसाब से जो पेंशनेबल सैलरी का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। पीएफ में एटीएम कार्ड लागू होने वाला था, कब तक लागू होगा? और अगर कर्मचारी 2-3 जगह काम करता है तो पीएफ एक अकाउंट उपयोग करने के लिए अनुमोदन में काफी समस्या आ जाती है, इसे लागू रखना जरूरी है क्या? और एक सवाल और इन्होंने जोड़ा है, क्या काम करते हुए अगर 58 एज हो जाती है तो पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? ये तो आपने बताया। हाँ जी। जैसे मैं दोबारा कहूंगी कि अगर आप सर्विस में भी हैं तो भी अगर आप 58 वर्ष के हो गए और आपकी 10 साल की सर्विस है तो इमीडिएटली आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा जो मुझे समझ आया कि आपके 3
3-4 मल्टीपल, ये मैं खुद भी आपसे बार बार कह रही हूँ कि आजकल के लोग जो जनरेशन है उसमें जॉब हॉपिंग बहुत ज्यादा है, तो लोगों की थोड़ी थोड़ी ड्यूरेशन की सर्विस होती है। प्लीज इनको ट्रांसफर कराते रहिए। जो अकाउंट है वो आज की डेट में अब एक ही यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, यूएन, जो आधार लिंक्ड होता है, आधार जिसके साथ लिंक हो रखा होता है, तो वो एक ही होगा। और ये आपके अच्छाई के लिए, क्योंकि उस यूएन के बेसिस पे हम कभी भी आपके जो भी मेंबर आईडी हैं उनको लोकेट कर सकते हैं कि हाँ ये सारे की सारी आपकी सर्विस है, और इन सबको हम एक साथ करके देख पाए ताकि आपको जो भी लाभ मिलने हैं वो पूरी सर्विसेज के आधार पर मिले। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि आप सब इतने दिल से मतलब अपने जो सवाल है वो रख रहे हैं। समय नहीं है, लेकिन एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं पूछना चाहूंगी कि क्या किसी भी बैंक से ये फायदा उठा सकते हैं, पेंशन ले सकते हैं? हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है बबीता जी, और इससे मेरे को सबको बहुत लाभ होगा। जो पेंशन लेने के लिए पहले ये होता था, कुछ समय पहले तक ये प्रॉब्लम होती थी कि हर राज्य में कुछ ही बैंक होते थे जिनसे पेंशन ली जा सकती थी। लेकिन इस जनवरी 2025 से ईपीएफओ ने सीपीपीएस को इंप्लीमेंट कर दिया है, सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट कर दिया है, और अब आप किसी भी बैंक से पेंशन ले सकते हैं। हाँ, सिर्फ अभी थोड़ी सी एक लिमिटेशन है कि जहां पे परिवार पेंशन मिलती है वहां पे पूरी फैमिली को एक ही बैंक से लेना पड़ता है, वो लोग अलग अलग जगह से नहीं ले सकते, अलग अलग बैंक से। लेकिन अदरवाइज इंडिविजुअली हर आदमी आप किसी भी बैंक से पेंशन ले सकता है, उसे स्पेशली ईपीएस के लिए अलग से नया अकाउंट खुलवाने की कोई जरूरत नहीं है। अपराजिता जी, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत वैल्यूएबल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने बहुत अच्छे से बताई हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद बबीता जी, ये समय बहुत अच्छा रहा। आपके और आपके श्रोताओं का मैं आभार प्रकट करती हूँ। ये थी अपराजिता जग्गी, अतिरिक्त केंद्रीय आयुक्त पेंशन, दिल्ली मुख्यालय ईपीएफओ में। फिलहाल उन्होंने हमारे जो आज का विषय है उसके विषय में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताया। कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ पर उन्होंने जानकारी दी, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मुझे यानी बबीता त्रिपाठी को भी दीजिए इजाजत।